हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी के लिए लेकर आए हैं 2024 एंड 25 का एक वायरल पेपर जो कि ऑफिशियल पेपर है और ये बोर्ड द्वारा जारी हुआ है। ये ऑफिशियल पेपर बोर्ड ने खुद जारी किया है और इसमें से सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी हल करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा आप लोगों को, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेते हैं तो आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम आप लोगों के लिए टॉपिक का वीडियो भी बनाया, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूर्णांक 100 नंबर का है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है, नागरिक शास्त्र का पेपर है। 15 मिनट ये पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी को पता होगा। निर्देश में जो जानकारी दी हुई है इसको आप लोग ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। हमें तो पता है, लेकिन एक बार आप लोग प्लीज़ वीडियो को रोक कर देख कर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यहाँ पर देखिए खंड का है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है निर्देश में कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी हमें सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निःशस्त्रीकरण से संबंधित है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, जो लोग अपना टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए NPT यानी नॉन पॉलीफंक्शन टेरिटरी ऐसे कुछ कहते हैं इसको। तो NPT ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है, जो कि आर्थिक हो जाएगा या राजनीतिक या सांस्कृतिक या बहुआयामी। ये क्वेश्चन जो लिया गया है बेसिकली स्टूडेंट, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, चैप्टर 7 जो है आपका नाम है जो है वैश्वीकरण, उसी से लिया गया आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का घा हो जाएगा बहुआयामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। यानी कौन सा कथन है जो वायुमंडल के संदर्भ में सही है, आपको बताना है। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा। बहुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 58% है, ये बताया गया है, लेकिन बोर्ड में जो दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, ठीक है, जो गूगल पर दिया हुआ है। तो तीसरे का गा राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा और ये ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो पेपर को सॉल्व कर दीजिए। यदि आपको ये पेपर चाहिए तो सिंपल सा आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज में भेज दूँगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। सार्क थेरेपी का अर्थ हमने आप लोगों को बताया है और आप लोगों को काफ़ी पता भी होगा। आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी देश के ऊपर आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना सार्क थेरेपी का अर्थ कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है WSF का पूरा नाम लिखे, यानी इसका क्या करना है आप लोगों को, फुल फॉर्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो WSF का पूरा नाम आप लोगों को पता भी होगा, इसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फॉर्म, वर्ल्ड सोशल फॉर्म जो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। तो ये जो पास हुआ था प्यारे विद्यार्थी, ये पास हुआ था आपका 1956 में, यानी का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन था। किससे प्रभावित राज्य, खाद्य जो संकट है प्रभावित राज्य की बात हो रही है स्टूडेंट। तो 7वें का आपका राइट आंसर
गा हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था बताइए? भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना, या भारत का सर्वांगीण विकास करना? फिलहाल जो 8 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, भारत का आर्थिक विकास करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, यानी खा नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। स्टूडेंट याद रखिएगा, इस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ये लगभग 2 सालों तक घोषणा जो है आपातकाल लागू हुआ था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का 2 है खा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? 1960, 1980, 1950 या 1970? तो इनमें से जो प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खा हो जाएगा, 1980 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ये होगा ना आपका ये होगा, ठीक है, आपका राइट आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। समझ में आ गया? 10 नंबर का खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का आपका सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। इसका आंसर ज़्यादा बड़े में नहीं देना होता है, लेकिन मैंने इसका भी आंसर लेकर आया हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो कोई बच्चे ना, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, चलिए देख लेते हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैं देखूँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहना गलत नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए किस तरह से है, कॉपी में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि सुरक्षा क्या क्या तात्पर्य, देखिए खतरे से आज़ादी, मैं थोड़ा डीपली समझा दूँ। देखिए खतरे से आज़ादी, वर्तमान समय में मनुष्य की सुरक्षा खतरे में है, चाहे वो युद्ध के कारण हो या आतंकवाद के कारण। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सुरक्षा 2 प्रकार की हैं। ठीक है, सबसे पहला बाहरी सुरक्षा, दूसरा आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा बाहर की सुरक्षा से रिलेटेड है, आंतरिक सुरक्षा यानी अंतर की सुरक्षा से रिलेटेड है। तो ये सुरक्षा का तात्पर्य आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर बस इतने शब्दों में लिख देना था। 2 नंबर आपका कंफर्म है। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है कि नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर जाकर चैनल पर देख लीजिए। उसमें हमने पूरा डीपली समझाया कि ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड की कॉपी लिखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। इसका आंसर देखिए, हालांकि इसका आंसर मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। 1817 में रस वागोट का संधि हुआ था, 1971 में समुद्र तल शस्त्र नियंत्रण। लेकिन इसका राइट आंसर देखिए जो है सीमित प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। इनमें से 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख बताना था, जो कि बता दिया गया है। और यदि इसका आंसर क्या है, हमने बुक में ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं स्टूडेंट, और जो है गूगल पर भी ढूंढा था तो वहाँ पर भी सही सटीक आंसर दिखा नहीं रहा था। लेकिन मैंने इसको लेकर आया, इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से उसमें समझाऊंगा। समझ में आ गया? अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 13 नंबर, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? जो कि 7th नंबर जो चैप्टर है आपका नागरिक शास्त्र में, इससे लिया गया आपका एक क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। देखिए मैं पूरा आपको आंसर बताऊंगा, यानी क्वेश्चन विथ आंसर बताऊंगा। सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है अभी, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना ही मैं चाहता हूँ। और आप जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कॉमेंट कीजिए, सिंपल सा नीचे आपको कमेंट दिख रहा है, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं सारे कमेंट को रीड करता हूँ और उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर देखिए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथोनी गिड्स ने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि विभिन्न लोगों और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता जो है
पारस्परिकता वैश्वीकरण है। पारस्परिकता क्या है? ये वैश्वीकरण है। इसका आंसर देख सकते हैं, जो कि प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हैं स्टूडेंट, समाजशास्त्री एंथोनी गिड्डस ने कहा है, जो कि नागरिक शास्त्र में कहा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि समाजशास्त्र का कहाँ पर आ गया? देखिए समाजशास्त्री हैं ये, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण का परिभाषा है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है आपका इसमें, अति लघु उत्तरीय में 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में 170 देशों, यहाँ पर देखिए 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था, यहाँ पर देख सकते थे 1992 को पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील की जो रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। ये पर्यावरण और विश्व की राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में, ये इस चीज़ों से रिलेटेड था। ये देखिए लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 2 नंबर का है, साक्षी संपदा का क्या अर्थ है। इसका आंसर देखिए क्या है, ये देखिए साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। एक का नहीं क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, पूरे समुदाय का क्या होता है? अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि साक्षी संपदा का उदाहरण है। आदि किसका उदाहरण है? साक्षी संपदा का उदाहरण है। जो कि साक्षी संपदा का क्या अर्थ है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं उसके बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार बनी, इसके बारे में बताइए। केंद्र में क्या है? प्रथम बार गठबंधन सरकार बनी। तो देखिए 1990 के दशक में क्या है, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार बनी थी, ठीक है। समझ में आ गया, इतना ही इसका आंसर था। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका तो आंसर बहुत बड़े में नहीं था। देखिए जितना बताया गया है उतना ही क्वेश्चन का मैं आंसर देना होता है, ठीक है। 2 नंबर का है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना भी होगा कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। तो जितना मतलब जिस प्रकार से दाम उस प्रकार से काम, जितना आप लोग क्या है, जितना आप लोगों को दाम दिया जाएगा उतना ही आप लोग काम करेंगे ना, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये भी फंडा आपका आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। हमें सिंडिकेट से अभिप्राय बताना है कि इससे अभिप्राय क्या है। इसका आंसर देखिए सिंडिकेट से रिलेटेड, देखिए सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का क्या था? बेसिकली एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा जो आपके एक प्रकार से इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और सोनिया गांधी, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो इंदिरा गांधी जो कि भैया भारत की प्रधानमंत्री थी 1975 के आपातकाल के दौरान, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों का नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें 2 राज्यों का नाम लिख देना है। ये देखिए सबसे पहला पंजाब हो जाएगा, जो कि क्या है, देश में किससे प्रभावित होने वाले, यहाँ पर देखिए विभाजन से, यानी विभाजन जब हुआ था 1947 में, आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान अलग हो गया था, फिर 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। तो पंजाब के सामने पाकिस्तान आ जाता है और बंगाल के सामने आपका आ जाता है, बांग्लादेश के सामने आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। जो अल्पमत सरकार है किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए आंसर। जब किसी आम चुनाव में किसी अकेले दल का साफ बहुमत नहीं मिलता, यानी जब कोई एक आम चुनाव है, किसी अकेले दल को साफ बहुमत नहीं मिलता, तब ये दल यहाँ पर देखिए, तब या तो संसदीय बहुमत के समर्थन से गठबंधन कैबिनेट बनाते हैं या फिर अल्प कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है।
उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। मध्यावधि चुनाव जो होता है ये बेसिकली किससे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए, इसका भी मैंने आंसर बताया हुआ हूँ। भारत में 5 साल में चुनाव होते हैं। भारत में कितने में स्टूडेंट, 5 सालों में एक चुनाव होता है, जो कि प्रधान जो ग्रामीण इलाकों में है वो प्रधान से रिलेटेड होता है, या प्रधानमंत्री का भी 5 सालों में एक चुनाव होता है। किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल नहीं हो पाता, यानी किसी कारण से मान लीजिए कि 5 साल का वो कार्यकाल जो कि प्रधानमंत्री है या प्रधान है वो पूरा नहीं कर पाता, फिर यहाँ पर देखिए कार्यकाल पूरा नहीं कर हो पाता, तो वर्तमान पार्टी जो सत्ता में यानी जो प्रधानमंत्री बन चुकी है या प्रधान है जो सत्ता में, वो अपना त्यागपत्र दे देती है। ठीक है, वो अपना त्यागपत्र दे देती है। तो ऐसे हालात में जो चुनाव होते हैं, ऐसे हालातों में जो चुनाव कराए जाते हैं उसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए किस तरह से इसका आंसर है, देख सकते हैं यहाँ पर आप कि 5 सालों में एक क्या होता है, भारत के 5 सालों में चुनाव होते हैं। किसी कारण से वो जो सत्ता पार्टी में है वो कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती तो वो अपना त्यागपत्र दे देती है। उसके बाद में उसी, ठीक है, ऐसे हालातों में जब वो चुनाव कराए जाते हैं उसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन था, इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चन थे 20, हमने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया है प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय का अगला क्वेश्चन पूछा गया है। किसका पूछा गया है, देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है ये टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। 6 पंचे 30 नंबर इसमें आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ये देखिए सबसे पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए, उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर मैंने बताया है आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में। आप लोगों को करना क्या, यूट्यूब पर जाना है, सिंपल सा एक एक क्वेश्चन सर्च करके, एक एक क्वेश्चन आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैंने बताया हुआ है। तो एक क्वेश्चन सर्च करने के बाद में बाय फ्यूम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, चैनल पर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप चैनल पर नहीं जाना चाहते हैं स्टूडेंट 5 नंबर, फिर भी आपको मैं खोने नहीं दूंगा। क्या कीजिएगा, चैप्टर जो आपका है ये जो कि चैप्टर का संयोग, ये जो चैप्टर का नाम है, जो क्वेश्चन लिया गया है, इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर से लिया गया, जो कि चैप्टर 4 है, जाकर तैयार कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए। भारत के नागरिक रूप में भारत की राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्यता है प्यारे विद्यार्थी, ये क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो आपका है, ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से शायद लिया गया क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, या इसी से क्वेश्चन लिया गया, सॉरी इसी से क्वेश्चन आपका लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका क्या नाम था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसी से क्वेश्चन ये लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान का निर्माण क्यों, यहाँ पर देखिए आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हैं, इसके पक्ष में अपने विचार को या विचार स्पष्ट कीजिए। तो एक दल का प्रभुत्व दौर जो कि या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, हाँ ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से चैप्टर से लिया गया है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर से 23 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए 5 नंबर, इसका आंसर बेसिकली आपको मिलेगा एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चैप्टर का मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को प्यारे विद्यार्थी, आप लोग सिंपल सा जाइए उस चैप्टर पर और टिक लगा लीजिए। ठीक है, यदि आपको टिक लगा लेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें स्पष्ट करना है प्यारे विद्यार्थी। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, किसमें मिलेगा आपको इसका आंसर, इसका आंसर आपको मिलेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस चैप्टर का मिलेगा। और उस समय के प्रधानमंत्री भैया कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। समझ में आ गया। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था।
मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी क्या करना है हमें, तथ्य सहित उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपको क्षेत्रीय आकांक्षाएं में मिल जाएंगी। जो चैप्टर आपका 8 है, जो कि सेक्शन बी का चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है। और हालांकि मैंने अपने वीडियोज में इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट। बस आप लोग यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। इसमें क्या होता है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जैसे कि 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से क्या आप इसमें सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि तर्क दीजिए। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको किस में मिल जाएगा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में। ठीक है, इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? इन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्या है, किन्हीं 3 कारणों को बताना है। तो जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 7 वैश्वीकरण, वैश्वीकरण जो चैप्टर है, इसी में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन से क्या अभिप्राय है? नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो नियोजित विकास की राजनीति जो है, इसका चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है, जो कि सेक्शन बी का। ठीक है, सेक्शन बी यानी खंड खा का आपका चैप्टर 3 ये क्वेश्चन से लिया गया है, इसको भी टिक लगा लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ? तो चैप्टर जो आपका नाम है चैप्टर 7 सेक्शन बी का चैप्टर 7 है, जो कि जन आंदोलनों का उदय, जन आंदोलनों का उदय, इस चैप्टर से लिया गया। अयोध्या विवाद क्या था, इसका भी आंसर मैंने जो कि कॉपी वाले वीडियोज में बताया कि कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें इसका पूरे का सल्यूशन मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 16 नंबर हमारा फिक्स हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ? दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस सार्क, जिसको हम सार्क भी कहते हैं, ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकी। इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? इसके लिए भैया आप लोग क्या सुझाव देंगे बताइए। इसका आंसर आपको किस में मिलेगा प्यारे विद्यार्थी? समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि चैप्टर 2 आपका चैप्टर 3 जो कि लिया गया है समकालीन दक्षिण एशिया से, इसका आंसर आपको उसी में मिलेगा, टिक लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अथवा लगा है, आप लोगों को भी पता होगा जो विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें अथवा लगना कंपलसरी है। तो 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों को बता दीजिए। तो ये जो आपका लिया गया है, ये आपका 2 ध्रुवीयता से लिया गया, जो कि चैप्टर 1 है शायद आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान या भारत चीन, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। 250 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? 2 ध्रुवीयता का अंत, जो कि चैप्टर है ना, इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। जो है इसमें समकालीन दक्षिण एशिया में इसका आंसर मिलेगा 32 नंबर का। अथवा इसमें भी लगा है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए कि गुटनिरपेक्ष की नीति का क्या अर्थ है? वर्तमान परिस्थिति में भी ये भारत के लिए प्रशंसनीय है, इसके पक्ष में अपना मत दीजिए। तो इसके बारे में भी आप लोग कर सकते हैं। तो पेपर सॉल्व कर दिया। यदि आपका इन सभी का पूरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो जो हमारा कॉपी वाला वीडियो देखिए लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, उसमें मैंने पूर्ण रूप से बताया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था, हमने पूरी पेपर का सोल्यूशन करा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।